फिर से समझ लेते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए गए हो, ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और उनके बाद मतलब उसके बाद उनके क्या करिए, कंजुगेट लीजिए। चाहे तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को फाइंड कर लीजिए और फिर से उनको आपस में क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। दोनों के केस में उनका जो आंसर होगा वो इक्वल इक्वल ही आएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है, फिर से वही बात कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो पहले डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद उनका कंजुगेट फाइंड करिए, ठीक है ना, और या तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को क्या करिए, फाइंड आउट करके, और उसके बाद उनको आपस में क्या करिए, डिवाइड करिए। दोनों के केस में आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। क्लियर है? ओके। ये प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से सुनिए, ठीक है ना, लेकिन एक ही बार में इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या करिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए। अभी तो हम पहले बस सीख रहे हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। जब इनका यूज हम प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है ना, जब इनका यूज हम किस में करेंगे, प्रॉब्लम में करेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रॉपर्टीज हमारे दिमाग में बैठती चली जाएंगी, और कब कैसे और कहाँ इन प्रॉपर्टीज का यूज करना है ये अगर हम सीख जाए तो उसके बाद पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अभी पहले प्रॉपर्टी सीख लेते हैं बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि अरे यार ये प्रॉपर्टीज दिखने में भले ही आसान है, लेकिन ये बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े काम क्या करती हैं, आसानी से निपटा देती हैं, ठीक है ना। तो थर्ड प्रॉपर्टी तक समझ में आ गया बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमसे क्या कहता है बेटा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए और उसके बाद उसका कंजुगेट लिया जाए, ठीक है ना, या तो फिर पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट फाइंड आउट कर लिया जाए, ठीक है ना, और उनके बाद उनको क्या किया जाए, आपस में ऐड किया जाए। दोनों के केस में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम सेम आएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हम देख रहे हैं सॉरी बेटा, फिर से वही हाल कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आपस में क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए और उसके बाद उनके कंजुगेट फाइंड आउट किया जाए। क्लियर है ना? और या फिर पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट फाइंड आउट किया जाए और फिर उसके बाद उनको क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो फिर दोनों के केस में आंसर जो होगा वो सेम सेम ही आएगा। क्लियर है ना? और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट कि बच्चे ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं, बहुत जल्दी फंस जाते हैं, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आता कि अब हम क्या करें, ठीक है ना। तो इतना ध्यान देना है बेटा कि अगर कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में दिया, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर में दिया हो, ठीक है ना, और उसके बाद उसका कंजुगेट पूछ दे, उसके बाद क्या करे, उसका कंजुगेट पूछ दे, तो फिर उसके बाद दिमाग तो काम करेगा नहीं, क्योंकि भाई z के पावर n अगर हम निकालने बैठ जाए, z के पावर n अगर हम निकालने बैठ जाए तो निकालते ही रह जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसका कंजुगेट क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। उससे बेटर है बेटा कि जो भी z दिया रहेगा, जो भी z दिया रहेगा उसका क्या करेंगे, कंजुगेट निकाल लेंगे और उसके पावर n क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। दोनों के केस में ये आंसर क्या आएगा, सेम सेम आएगा, ठीक है ना। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई बेटा। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी दो प्रॉपर्टीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे ये बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज अभी आनी बाकी है, ठीक है ना। तो पहले क्या करिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो प्रॉपर्टीज है उन्हें मैं क्या करूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन प्रॉपर्टीज को यूज करके बड़े बड़े क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर है? तो पहले इतना क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। सो स्टूडेंट, अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, जिसका यूज करके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होता है, बनाया गया है, ठीक है ना, और जिनका यूज करके हम बड़े से बड़े जो क्वेश्चन होंगे वो आसानी से इजी वे में क्या करेंगे, हैंडल कर लेंगे। तो कौन सी वो दो प्रॉपर्टीज है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। अगर हमें ये बोला जाए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को आपस में क्या करें, ऐड करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा कि
उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है, उस कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होता है उसका ट्वाइस वैल्यू हमें क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है ना। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट की जरूरत पड़े तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को जब हम आपस में ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, बोले तो z प्लस जेड बार को जब हम लोग क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वो हमें क्या दे देगा बेटा, रियल पार्ट ऑफ z दे देगा। क्लियर ना। ऐसे ही जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो हमें क्या देगा क्या देगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ i इंटू इमेजनरी पार्ट ऑफ z। मतलब कि जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो लगभग हमें क्या दे देगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, बोले तो इमेजनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर ना। या हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें पता हो और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट भी हमें पता हो, तो उनके हेल्प से हम इमेजनरी पार्ट निकाल सकते हैं कुछ इस प्रोसेस से। समझ में आ गया। क्लियर। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और ये इंपॉर्टेंट तब और हो जाती हैं जब इनसे जो दो रिजल्ट ऑब्टेन होते हैं, वो रिजल्ट बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बता दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इन दोनों रिजल्ट का यूज करके, जो कि करने के लिए अगर हम सिंपल प्रोसेस से जाते तो मिनटों टाइम लग जाता बेटा, लेकिन अगर हम इनका यूज कर ले, इन दोनों रिजल्ट का यूज कर ले, तो वो जो क्वेश्चन है वो विद इन अ सेकेंड में क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या होता है ये रिजल्ट, अभी हमने जस्ट ऊपर क्या सीखा था बेटा कि z प्लस जेड बार हमें क्या देता है, रियल पार्ट ऑफ z। z प्लस जेड बार हमें क्या देता है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z। अगर यही z प्लस जेड बार बोले तो जीरो हो जाए, अगर यही z प्लस जेड बार बोले तो क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। तो सबसे पहली बात कि अगर z प्लस जेड बार है तो वो हमें दे क्या रहा है बेटा, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है ना। और रियल पार्ट ऑफ z ही जब क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बन जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और यहां से हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन कर लिया कि अगर हम z प्लस जेड बार निकाले तो उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है वो क्या निकल के आ जाता है बेटा, प्योरली इमेजिनरी नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ में आएगा कि इसका जो इंपॉर्टेंस है वो कितना है। क्लियर है ना। सेकेंड जो रिजल्ट निकल के आता है बेटा कि z माइनस जेड बार इज इक्वल टू जीरो हो जाए। हमने क्या देखा है कि जो z माइनस जेड बार होता है वो हमें क्या देता है बेटा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यही तो देता है। अब सोचो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही जीरो हो जाए, अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ही जीरो हो जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, एक प्योरली रियल नंबर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रॉपर्टीज और ये दोनों रिजल्ट, इतना ध्यान देना है बेटा। और इनका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्या करिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट, अभी तक हमने क्या किया बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट सीख लिया, ठीक है ना। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट का यूज करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं बेटा, सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में z प्लस 1, और साथ में ये भी बोल रखा है कि जो z की वैल्यू है वो 1 नहीं होनी चाहिए, तब पूछ रहा है हमसे कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा हमें क्या करिए, बता दीजिए। जैसा कि दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन है जेई 2023 नहीं बेटा, 2003 में ये क्वेश्चन क्या किया गया है, आस्क किया गया है। क्लियर है ना। ओके। तो सबसे पहला टर्म वही कि हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। क्लियर है ना। अगर हम बेटा थोड़ा पुराने तरीके की बात कर लें कि अगर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट नहीं पता होता तो हम कैसे करते, तो सबसे पहले हम मानते बेटा कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई, ठीक है ना, और इस वैल्यू को वापस ओमेगा की वैल्यू में रिप्लेस करते, ठीक है ना। फिर उसके बाद वैल्यूज को फर्दर क्या करते, सिंप्लीफाई करते, उसके बाद रियल पार्ट को अलग रखते और इमेजिनरी पार्ट को अलग रखते, और तब जाके हम बताते बेटा कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा क्या होने जा रहा है। क्लियर है ना। लेकिन सिंस हमने क्या किया है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट सीख लिया है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी का यूज करेंगे। कैसे करेंगे बेटा,
प्रॉपर्टीज के टर्म में हमने एक टर्म सीखा था कि अगर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें क्या करना हो, लिखना हो, तो हम क्या करते थे बेटा, हाफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी हमने कल सीखी थी, ठीक है ना, बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टीज का ही यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑफ ओमेगा क्या करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर हम देखें तो ओमेगा की वैल्यू है कितनी बेटा, z माइनस जेड प्लस वन, ठीक है ना। तो हम यहां से पहले क्या करते हैं, ओमेगा बार की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और ओमेगा बार की वैल्यू क्या होगी बेटा, z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन का होल का कंजुगेट, क्लियर है ना। जैसा कि प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर डिवीजन में हो तो कंजुगेट क्या होता है, दोनों वैल्यूज का निकाला जा सकता है। तो फिर से हमने आगे क्या किया, फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये वैल्यूज कुछ आ गई ऐसे, ठीक है ना। फर्दर हमने प्रॉपर्टी में सीखा था कि अगर दो वैल्यूज क्या हो, आपस में ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो, और उनका क्या करना है, कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो ये जो कंजुगेट होता है दोनों की तरफ साइड में क्या होता है, चला जाता है, तो ये हो जाएगा मॉड कंजुगेट ऑफ जेड और माइनस कंजुगेट ऑफ वन जो होगा वो फिर से क्या आ जाएगा, वन ही आ जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पे भी देखेंगे ये कंजुगेट ऑफ जेड हो जाएगा और कंजुगेट ऑफ वन फिर से क्या हो जाएगा, वन ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, हमने ओमेगा और ओमेगा बार की वैल्यू क्या की, फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए बेटा, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा चाहिए, तो वैल्यू होगा क्या, 1/2 ओमेगा प्लस ओमेगा बार, क्लियर है ना। फर्दर वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है कितनी बेटा, z माइनस वन अपॉन में z प्लस वन, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्लस में z बार माइनस वन अपॉन में z बार प्लस में, क्लियर है ना। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। यहां से नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं क्या, ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा, इसको टच करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका z प्लस वन इंटू जेड बार प्लस वन, क्लियर है ना। यहां से एलसीएम लेने के बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, z माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जेड बार प्लस वन, और उसके बाद बीच में क्या आएगा, प्लस का सिंबल, वापस से क्या हो जाएगा बेटा, z बार माइनस वन मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस वन, ठीक है। इतनी वैल्यूज हम क्या करेंगे, पहले इतना सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, फर्दर कैलकुलेशन हम सॉल्व करने के बाद बेटा फर्दर हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये 1/2 तो बाहर ही रहेगा एज इट इज, ये z का क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा z इंटू जेड बार, ठीक है ना, प्लस z माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो माइनस ऑफ जेड बार और माइनस वन, क्लियर है ना। इधर फर्दर मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये हो जाएगा जेड बार इंटू जेड और साथ में ही प्लस जेड बार, क्लियर है ना। और यहां से देखेंगे माइनस ऑफ जेड और माइनस ऑफ वन, ये ऊपर की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएंगे, ठीक है ना। नीचे जो है उसको एज इट इज क्या करते हैं, रहने देते हैं, क्लियर है ना। ओके बोलो भाई, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं बेटा कुछ वैल्यूज हैं जो आपस में क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट, जैसे ये जेड बार जो है वो जेड बार के साथ खत्म हो जाएगा, ये जो जेड है और वो z के साथ खत्म हो जाएगा, और बचता क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे z बार इंटू जेड और यहाँ पे z इंटू जेड बार। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमें एक प्रॉपर्टी ध्यान देनी होगी कि z इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड ऑफ z स्क्वायर के इक्वल में होता है, ठीक है ना। सिंस ये क्या है, मॉडुलस का प्रॉपर्टी है, तो ये मैंने अभी तक नहीं बताया था, लेकिन जब हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना, तो वहां पे हम इस प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, फिर से सीखेंगे, क्लियर है ना। तो अभी अगर इस रिजल्ट का यूज किया जाए तो z इंटू जेड बार कितना हो जा रहा है बेटा, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, जबकि क्वेश्चन में दे रखा था कि मॉड ऑफ z जो होता है वो कितना है, 1 के इक्वल में है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि z इंटू जेड बार जो होगा वो 1 का स्क्वायर, बोले तो z इंटू जेड बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्लियर है ना। इस वैल्यूज का यूज हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले प्रॉब्लम में करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे, z इंटू जेड बार की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1, फिर प्लस, ये सारी वैल्यूज तो खत्म हो गई थी बेटा, बचा क्या था, माइनस ऑफ वन, तो हमने माइनस ऑफ वन लिख लिया, ठीक है ना।
यहाँ पे फिर से प्लस का 1 आ जाएगा और फिर से -1, और नीचे की जो वैल्यूज है उसे एज इट इज क्या करते हैं, रहने देते हैं। क्लियर है ना, बोलो भाई। अब यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ओवरऑल ऊपर वाली जो वैल्यूज थी वो कितनी हो गई बेटा, 0, और नीचे वैल्यूज क्या था, z+1 इंटू z बार प्लस 1। क्लियर है ना, ओके। तो ये 0 से क्या होगा, अरे 0 में किसी भी नंबर से क्या करो, डिवाइड करो तो फिर से 0 ही आएगा, और उस 0 में किसी भी नंबर से क्या करो, मल्टीप्लाई करो तो फिर से वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ ओमेगा जो होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल। ठीक है ना, समझ में आया, क्लियर है ना। कैसे हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये क्लियर हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बेटा जिन्हें हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट से यूज करके बहुत ही इजी वे में उनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, क्या कह रहा है हमसे कि इफ z-1 अपॉन z+1 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर देन द वैल्यू ऑफ z इंटू z बार इज। क्लियर है ना, तो इतना बात ध्यान देना बेटा कि जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट पढ़ रहे थे तो वहां पे लास्ट में हमने दो रिजल्ट को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। पहला क्या किया था कि इफ z plus z bar is equals to 0, if z plus z bar is equals to 0 then z is purely imaginary। यही सीखा था ना बेटा, मैंने बोला भी था कि ये रिजल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही अगर हम बोले कि इफ z माइनस z बार इज इक्वल टू 0 देन z इज प्योरली रियल नंबर, प्योरली रियल। ये दो रिजल्ट हम लोग क्या किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किए थे बेटा, सीखे थे। ठीक है ना, और मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये दोनों प्रॉपर्टीज मतलब ये दोनों जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, और आज मैं इन्हीं दोनों रिजल्ट का यूज करके क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो पहले इतना क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं। क्लियर है ना, नोट डाउन दिस बेटा। अब जैसा कि क्वेश्चन में क्या रखा बेटा कि ये जो z-1 अपॉन में z+1 वो एक क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना, तो हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि z प्लस z बार की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी जाके वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि z-1 अपॉन में z+1 और प्लस क्या कर देंगे बेटा, इस पूरे का कंजुगेट यानी कि z-1 अपॉन में z+1 का कंजुगेट। ठीक है ना, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उसने पहले ही बोल रखा है कि ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट से ऐड किया जाए और उसकी वैल्यू क्या आ जाए, 0 के इक्वल में आ जाए। क्लियर है ना, ठीक है। तो फर्दर इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, सॉल्व कर सकते हैं। ये तो z-1 अपॉन में z+1 ही रहेगा। क्लियर ना, ये क्या होगा, कंजुगेट दोनों मतलब न्यूमरेटर में भी जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जाएगा, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी हो जाएगी बेटा, z-1 का कंजुगेट अपॉन में z+1 का कंजुगेट, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। क्लियर ना, फर्दर सॉल्व करते हैं बेटा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएगी z-1 अपॉन में z+1 और प्लस ये कंजुगेट फिर से क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा। हमने फर्दर सीखा था ना कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद उसका कंजुगेट लिया जाए, चाहे पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या किया जाए, कंजुगेट लेके फिर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो दोनों की वैल्यूज क्या हो जाती थी, आपस में इक्वल हो जाती थी। तो यहाँ पे हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इस कंजुगेट वाले पार्ट को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, z का तो कंजुगेट z बार हो जाएगा, और 1 का कंजुगेट तो फिर से 1 यानी कि z बार -1 हो जाएगा। क्लियर है ना, ऐसे ही फर्दर नीचे क्या हो जाएगा, z बार प्लस 1। क्लियर है ना, अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही एलसीएम लेंगे ये क्या हो जाएगा, z+1 इंटू z बार प्लस 1। ठीक है, और ऊपर के साइड में क्या हो जाएगा, z-1 मल्टीप्लाई बाई z बार +1 फिर प्लस z बार -1 मल्टीप्लाई बाई व्हाट, z+1। क्लियर है ना,
और इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो पहले इतना क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फर्दर कैलकुलेशन। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 वैल्यूज है और यहाँ पे 2 वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो हम पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। ये वैल्यूज हो जाएंगी कुछ z इंटू जेड बार प्लस z, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ जेड बार माइनस ऑफ 1। क्लियर है ना। फिर बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया और यहां से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज हो जाएंगे जेड बार इंटू जेड, ठीक है ना, और प्लस का जेड बार। क्लियर है ना। और ये माइनस ऑफ जेड और माइनस ऑफ 1 और होल डिवाइडेड बाय जेड प्लस 1 और जेड बार प्लस 1। क्लियर है ना। यहाँ पे देखेंगे कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, जैसे जेड बार से कैंसिल आउट, जेड से कैंसिल आउट, और कुछ वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, जैसे ये 2 टाइम्स ऑफ जेड बार इंटू जेड हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। और ये माइनस वन माइनस ऑफ 2 हो जाएंगे और होल डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई जेड बार प्लस 1। क्लियर है ना। और इसकी वैल्यू किसके बराबर बेटा, हमें एक बात तो पक्की है कि कभी भी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल में नहीं होती है। तो हर हाल में जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उससे ही हमें क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। यानी कि जो 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू जेड बार माइनस 2 है वही क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल में हो जाएगा। क्लियर है ना। फर्दर यहां से अगर सॉल्व किया जाए तो हम देख रहे हैं कि 2 टाइम्स ऑफ जेड इंटू जेड बार की वैल्यू क्या हो गई, 2 के बराबर। और यहां से सॉल्व करके हमने देखा कि z इंटू जेड बार की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। ठीक है ना। और हमसे क्या पूछा था, हमसे z इंटू जेड बार की ही वैल्यू पूछा था, तो हमारा आंसर भी हमें क्या हुआ, मिल गया। क्लियर है ना, समझ में आ गया। नोट डाउन